Hello and welcome to Gen IS. Today we are here to discuss some of the very important legislations in the recent past, like POXO Act. The act is quite clear that it is like 13 or 14 year back enacted, right, in 2012. But 2025, 26 are the 2 years where this act is frequently quoted, reformed by various judicial judgments. Okay. एंड यही रीजन है कि इस एक्ट को इस साल हमें एक नए पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। लास्ट ईयर वी वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कि एक्ट में क्या लिखा है, कैसे है। बट इस साल अगर आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखें तो यू विल रियलाइज कि ये मेंस के लिए सबसे फिट टॉपिक बन जाता है इन 2026, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन्स सुप्रीम कोर्ट ने इस एक केस को लेके इवॉल्व की हुई है इन रिसेंट पास्ट, they are very very important, especially the right to privacy of adolescence judgment 2025 and the Hitesh judgment of 2025. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट दो जजमेंट है जिसने एक्ट को लगभग पूरा चेंज कर दिया। इसलिए अभी तक जो प्रोविजंस हम रेगुलर लेक्चर में पढ़ते थे और जो आज पढ़ेंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया था तब ये सारे जजमेंट आए नहीं थे, तो हम बहुत लेमन टर्म में इस एक्ट को पढ़ते थे। अब इस एक्ट को बहुत डिटेल टर्म में पढ़ना है। कैसे? पहले मैं 5 मिनट 10 मिनट आपको इस एक्ट के प्रोविजन बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाए कि व्हाट इज दिस एक्ट, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रिसेंट कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, प्रोनाउंसमेंट क्या क्या है। ओके, सो व्हाट इज पॉक्सो? द फुल फॉर्म इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इंडिया में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि चाइल्ड और चिल्ड्रन वर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, एंड जब आईपीसी को देखे इंडियन पिनल कोड तो वो डेडिकेटेड कोई बात नहीं कर रहा था जो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए हो, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो। इसलिए चिल्ड्रन सेंट्रिक हमने ये इनेक्टमेंट किया। उसका रीजन था यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसीआरसी, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं 1992 में एक अडॉप्ट किया गया संयुक्त राष्ट्र का, जो बच्चों के अधिकार की बात कर रहा था। उसमें एक क्लॉज था कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इन दैट क्लॉज इंडिया भी उसका पार्टी है, इसलिए इंडिया उसी चीज को इनेक्ट करने के लिए ये एक्ट लेके आया है। तो अगर आप पर्पस जानना चाहें तो पर्पस ये है, यूएनसीआरसी को इंप्लीमेंट करना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार इंडिया में किसी एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। What does that mean, the gender neutral? मतलब जो विक्टिम है it can be either male or female. बाकी अगर आप आईपीसी को देखें तो आईपीसी is very clear, only females can be a victim of sexual offenses. जबकि पहली बार पॉक्सो एक ऐसा एक्ट बना जो कि कहता है कि चाइल्ड मीन्स either male or female both, दोनों में से कोई भी विक्टिम हो सकता है। ये तो जनरली किताबों में लिखा होता है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, this act is also gender neutral at the accused end. अगर आप आईपीसी को देखें, आईपीसी कहता है मेल इज द प्रीडेटर, हमेशा मेल सेक्सुअल ऑफेंस करता है और फीमेल विक्टिम होती है। पॉक्सो एक्ट कहता है नहीं, आइदर मेल और फीमेल विक्टिम हो सकता है एंड मेल और फीमेल अक्यूज भी हो सकता है। मतलब यहां पे फीमेल को भी पनिशमेंट दी जा सकती है टू एक्सप्लॉइट अ चाइल्ड। It is gender neutral both end, victim as well as accused. ठीक है, second most important, this act have clearly defined what child is. This act says anyone below the age of 18 years is a child. Okay, and the most important fact here is if a child is below 18 years, the consent doesn't matter. मतलब अगर बच्चा 18 साल से नीचे का है और बच्चा खुद कहे कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, फिर भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। Anyone below 18, their consent do not matters in case of sexual offenses. मतलब बाय डिफॉल्ट ये मान रहे हैं कि माइनर्स को ये मेंटल स्टेट नहीं है कि वो कंसेंट एक्चुअली दे सके। हम ये मानते हैं अगर बच्चा ये कह रहा है कि आप मैंने कंसेंट दिया है तो वो रिजल्ट होगा ग्रूमिंग का।
व्हाट इज ग्रूमिंग? ग्रूमिंग मतलब किसी को बहकाना। अगर 18 से नीचे का बच्चा कह रहा है कि नहीं जो हुआ मेरी अपनी चॉइस से हुआ है, तो इट इज ग्रूमिंग। इट मीन एब्सोल्यूट बैन ऑन कंसेंट। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 18 साल से कम का बच्चा कि मैंने अपनी जो भी किया अपनी इच्छा से किया है, वो मान्य नहीं माना जाएगा इस एक्ट में। एम आई क्लियर? थर्ड, पूरे इन्वेस्टिगेशन को चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंप्लेन लिखी जाएगी दैट मस्ट बी विथ लेडी ऑफिसर। एक लेडी ऑफिसर ही कंप्लेन लिख सकती है, एंड प्लेस शुड बी ऑफ चाइल्ड्स चॉइस, आइदर चाइल्ड होम और वेयर ही और सी वांट्स। तो लेडी कंप्लेन ही लिखनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में लिखनी चाहिए, उनकी एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के लिए होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग ट्रायल एक चीज इंश्योर किया जाए कि बच्चे का सामना कभी भी प्रेडेटर से ना या अक्यूज से ना हो इन एनी सिचुएशन। इवन जब कोर्ट रूम में बुलाया जाता है तो वहां पे वन वे मिरर लगा दिया जाता है, जहां से बच्चा कभी भी सामने अक्यूज को ना देख पाए, जिसने उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया हो वो ना देख पाए। राइट? तो यहां पे अक्यूज शुड नेवर बी मेड फेस टू फेस टू चाइल्ड। ठीक है? और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है सर जो हम कहते हैं प्रिजम्पशन, उसको रिवर्सल ऑफ प्रिजम्पशन कहते हैं। जनरली कोई भी एक्ट ये कहता है कि समवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी पे कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे इनोसेंट माना जाता है जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना किया जाए। ये एक्ट थोड़ा अलग है। ये एक्ट कहता है खाली इतना प्रूव कर दो कि एक्ट हुआ है, मतलब समथिंग हैव हैपेंड, देन द कोर्ट विल प्रिज्यूम द अक्यूज्ड इज गिल्टी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से समझाता हूं। मान लीजिए एक्स नाम का इंसान है, उस पर आरोप लगा है कि उसने वाई नाम के बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। ठीक है? अगर ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता तो कोर्ट अज्यूम कर लेती कि ये इनोसेंट है जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसे गिल्टी ना प्रूव कर दे। ठीक है? ये हर लॉ में होता है। अगर किसी पे मर्डर के चार्जेस हैं तो कोर्ट उसे इनोसेंट मानता है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, वकील का, कि प्रूव करे कि वो मर्डरर है। बट इन दिस केस ये होता है कि इससे पहले से ही गिल्टी अज्यूम कर लिया जाएगा। इसको रिवर्सल ऑफ प्रिजम्पशन कहते हैं। इससे पहले से ही गिल्टी अज्यूम कर लिया जाता है। तो एक बार गिल्टी अज्यूम कर लिया, नाउ इट इज द टास्क ऑफ डिफेंस, मतलब इसके वकील का काम हो गया कि प्रूव करे कि ये गिल्टी नहीं। ठीक है? दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। मान लीजिए पहले केस में एविडेंस नहीं है तो व्यक्ति आजाद हो जाएगा क्योंकि प्रूव ही नहीं कर पाए कि वो गिल्टी है। दूसरे केस में एविडेंस नहीं है, व्यक्ति जिंदगी भर जेल में जाएगा क्योंकि वो खुद नहीं प्रूव कराया कि वो इनोसेंट है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। ठीक है बेटा जी? इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट रिवर्स मार दिया जाता है सामने वाले पे। और इन 2015 एंड लेटर इन 2021 इस एक्ट को अमेंड करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सीवियर बना दिया गया है। इन केस ऑफ एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है। हैरेसमेंट किसे कहा जाएगा, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर आईपीसी को देखें आप, इंडियन पीनल कोड को, सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडियन पीनल कोड में एक टर्म लिखा गया है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वेमेन। अभी बहुत वेग टर्म है, व्हाट इज मॉडेस्टी ऑफ वेमेन, है कि नहीं? अगर आप किसी चलती महिला को कहते कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो भी आउटरेजिंग का मॉडेस्टी हो गया, है कि नहीं? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन। इससे थोड़ा डाइवर्जन लेकर पॉक्सो में वेल डिफाइंड हैरेसमेंट, मतलब हैरेसमेंट किसको कहेंगे, ऑफेंस किसको कहेंगे, ये पूरी चीजें क्लियर कट डिफाइन की गई है। ठीक है?
आइदर वर्बल, ओरल, अगर किसी साइन में किसी बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, तो सारी चीजें इस एक्ट में क्लियरली डिफाइन की गई है, व्हाट इज हैरेसमेंट, व्हाट इज नॉट। और ये कहा गया है अगर सेक्सुअल ऑफेंस पेनिट्रेटिव नेचर का है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पेनिट्रेटिव नेचर, क्योंकि आप इतने बड़े, मैं अज्यूम करता हूं कि है। अगर ऑफेंस पेनिट्रेटिव नेचर का है और ऑफेंस करने वाला कोई ऐसा है जिसको हम पर्सन ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं, पर्सन ऑफ ट्रस्ट, लाइक द डॉक्टर, फैमिली मेंबर, जिसको पर्सन ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, अगर ऐसा कोई आदमी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो उसे एग्रीवेटेड ऑफेंस कहा जाएगा, द एक्सट्रीम लेवल, एग्रीवेटेड ऑफेंस। इन दैट केस इस आदमी को फांसी की सजा हो सकती है। इट मीन द पनिशमेंट इज अप टू कैपिटल पनिशमेंट, सबसे हाईएस्ट। ऐसे बहुत कम एक्ट है इंडिया में जहां पे कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। अगर एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस है तो कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रोविजन है। और सबसे हार्श बात जो इस एक्ट की है वो है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो एटलीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। बहुत रेयर चीज है, क्योंकि कम से कम 10 साल इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, ये कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, मैं थोड़ी थोड़ी देर में फिर से वापस आता हूं। अब मेन पॉइंट आज के लेक्चर का डिस्कस करते हैं, ठीक है। खुश रहो रश्मि जी, प्रणाम बेटा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस हियर कि एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ी ध्यान से आप चीजों को समझना। एक केस हुआ 2025 में जहां पे एक बच्चे की एज थी 14 ईयर्स, ठीक है, और उससे हो जाता है प्यार, भी हो सकता है, टाइम चेंज हो चुका है, और वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इंटरकास्ट का था, तो लड़की की फैमिली वालों को मंजूर नहीं था। तो लड़के की एज 3 या 4 साल का डिफरेंस है, वो 18 क्रॉस कर चुका था, एक आध 2 महीने ज्यादा हुए थे, ठीक है। तो लड़की की फैमिली वालों ने लड़के पे किडनैपिंग का केस डाला क्योंकि लेके भागा था, रेप का केस डाला, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉक्सो के अंडर डाल दिया, ठीक है। केस चालू हुआ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि केस चालू होते ही लड़की ने कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया कि जो भी हुआ वो मेरी इच्छा थी और ये मुझे कोई किडनैप करके नहीं ले गया था, मेरे साथ कोई भी फोर्स नहीं हुआ है। मैं क्लियर? ये बच्चे खुद लिख के एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर रही है, बट कोर्ट्स फॉलोड द लेटर ऑफ लॉ। यही सबसे बड़ी बुरी बात है, क्योंकि ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द एज कि अगर 18 से ज्यादा कम है तो कंसेंट मैटर करता ही नहीं है, इट नलिफाइज द कंसेंट। जब बच्चे ने एफिडेविट सबमिट किया कि जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ, तो कोर्ट ने कहा भाई साहब आपकी मर्जी फर्क ही नहीं पड़ता, कि कंसेंट डजंट मैटर, ठीक है। केस चलते चलते 2 साल निकल गया और उसके हस्बैंड को 20 साल की सजा हुई। हस्बैंड मैंने इसलिए कहा क्योंकि बाद में इन दोनों ने शादी भी कर ली थी, भागकर शादी तो की थी। हस्बैंड वेंट इन जेल फॉर 20 years फॉर अ मैरिड कपल, जस्ट इमेजिन। उससे भी सोने पे सुहागा बात ये हुई कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, उनका एक बच्चा भी हो गया। अब एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी उस समय, उसके गोद में एक बच्चा है, और उसका पति जो उस समय 19 साल का है, वो 20 साल के लिए जेल चला गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एक सेक्सुअल कॉन्डक्ट हुआ जो लॉ अलाउ नहीं करता है। आप मुझे सोच के बताइए, क्या इसमें सजा देना सही था? ये लीगली वॉइड मैरिज है, नो डाउट, नो डाउट लीगली वॉइड है। देखिए इसलिए मैंने आज के ये लेक्चर मैंने मेन सॉल को बैठने बोला था, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें लीगली वॉइड हो सकती हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो आप मुझे बताइए, आप मानिए या ना मानिए पर शादी तो हुई, आप मानिए ना मानिए उनका बच्चा हो गया है, अब आपने पति को जेल भेज दिया है,
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पॉक्सो? क्यों लाया गया था पॉक्सो? मैलिशियस इंटेंस, एग्जैक्टली, या फिर प्रिडेटरी नेचर को काउंटर करने के लिए पॉक्सो लाया गया था। वो जो प्रिडेटरी नेचर होता है, जहां पे बच्चों को टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए। हाउ कैन यू से कि अगर एक बच्ची कंसेंसुअल रिलेशनशिप में है तो वो भी क्रिमिनल है? इसलिए आज के लेक्चर का टाइटल रखा गया है रोमियो जूलियट क्लॉज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने द राइट टू प्राइवेसी ऑफ अडोलसेंस में इस क्लॉज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, द रोमियो जूलियट क्लॉज। अभी मेरी बात सुनना, केस को और थोड़ा डिटेल में ले जाओ, फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। बच्ची के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह थी, पर मतलब उसके गहने वगैरह थे, और कुछ लोन वगैरह उसने लिया मार्केट से, एंड ही हायर्ड एडवोकेट एंड फाइल्ड केस इन सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट में छोटे मोटे केस तो जाते नहीं, तो ये केस गया अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। वकील ने बहुत ग्रेट दिमाग चलाया बच्ची के, उसने केस को फाइल किया राइट टू प्राइवेसी, केस पुट्टस्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी। उसने एक नया राइट कहा कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स भी तो है। भाई अगर 14 से 18 का बच्चा है तो उसके पास भी राइट टू प्राइवेसी तो है। और स्टेट अगर अननेसेसरी इंटरवेंशन कर रहा है, जैसे इसमें हुआ 20 साल भेज दिया, किसी अननेसेसरी इंटरवेंशन है जहां पे कोई प्रेडेटरी रिलेशनशिप नहीं है, तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। अब यहां दोनों के आर्गुमेंट आप सुनिए, क्योंकि आर्गुमेंट आपके मेंस का आंसर है। जब भी आपसे पूछा जाएगा आप ऐसे टर्म्स को ही खास कोट करेंगे। बच्चे के एडवोकेट्स ने क्या क्या आर्गुमेंट दिया, मुझे वो बहुत ब्रिलियंट लगे हैं, और किसी भी लीगल सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट बन जाता है। सबसे पहला और सबसे ब्यूटीफुल, क्लोज इन एज। एक सेकंड बेटा, क्लोज इन एज एक्सेप्शन, ये यूएस और यूके में बड़ा फेमस डॉक्ट्रिन है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इन्वोक किया है। व्हाट इज क्लोज इन एज कंसेंट? लेट सपोज एक बच्चा है, एक मेल, जिसकी एज है 18 इयर्स एंड 6 मंथ। एक लड़की है जिसकी एज है 17 इयर्स एंड 9 मंथ। इनके बीच एज का डिफरेंस कितना है? 7 मंथ। ठीक है, 8-9 मंथ। अगर इन दोनों में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, इज दैट प्रेडेशन? क्या वो प्रेडेशन है? एक 12वीं क्लास की बच्ची अगर एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रही है, जो कि आज की सोशल रियलिटी है, तो क्या ये बच्चा प्रेडेटर है? क्या इसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा एक 40 साल का इंसान किसी 7-8 साल की बच्ची के साथ अगर प्रेडेशन करे, तो क्या इसको सेम ट्रीट करे? पॉक्सो तो सेम कर रहा है। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। ये एक्ट कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा बिटवीन अ प्रीडेटर, जो किसी 7-8-10 साल की बच्ची को टारगेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी एज के हैं, एंड बिटवीन अ रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ यंग किड्स और अडोलसेंट किड्स। मतलब आप इमेजिन करो कि आप कहते हो कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, आज की डेट की 9 मार्च, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 9 मार्च है, तो 9 मार्च 2026 से पहले अगर वो 18 का हो रहा है, उस दिन वो अगर 18 का हो रहा है, तो उससे पहले उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कंसेंट दे सकता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और रात को 12 बजे सो के वो उठता है, अचानक उसमें कैपेसिटी आ जाएगी कि वो प्रीडेटर बन जाएगा। अगर एक दिन पहले कैपेसिटी, तो एक दिन बाद कहां से आ गई? इजंट इट? ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, इसलिए फॉरेन कंट्रीज ने एक बड़ा अच्छा डॉक्टर निकाला। उन्होंने कहा था क्लोज इन एज प्रॉक्सिमिटी एक्सेप्शन। मतलब अगर दो बच्चों के बीच एज में ज्यादा गैप नहीं है और वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उसे एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। उसे पॉक्सो नहीं, उसे रोमियो जूलियट क्लॉज कहा जाएगा। उसे हम प्रीडेटर नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे। तो बात तो सही ना यार, अगर एक कॉलेज का बच्चा एक बच्चे के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो कोई प्रीडेटर नेचर नहीं होता है।
एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें कुछ एज गैप है और उस एज गैप में दोनों की मेंटल स्टडी सेम होती है। यू कैन नॉट डिसाइड द वाटर सेट डिवाइड ऑफ 18 ईयर, बस 18 के पहले मेच्योरिटी है, 18 के बाद मतलब बाद में है, पहले नहीं है। ये लॉजिक कहीं सेट नहीं हो रहा। इसीलिए एडवोकेट ने ये आर्गुमेंट दिया कि इस केस को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए क्लोज इन एज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि दोनों के बीच 3 साल का अंतर था, ज्यादा नहीं था, 3 या 4 साल के आसपास का अंतर था। ठीक है, ये सबसे पहला सबसे ब्रिलियंट आर्गुमेंट है। सेकंड ब्रिलियंट आर्गुमेंट, इवॉल्विंग कैपेसिटी। ये मुझे सबसे अच्छा आर्गुमेंट लगा था, इस पूरे केस का सबसे बेस्ट आर्गुमेंट दिया था इवॉल्विंग कैपेसिटी। आप मुझे बताइए, ठीक है, एक 5 साल के बच्चे को अगर कोई डिसीजन लेने को बोला जाए, अज्यूम कीजिए उसकी सर्जरी होने वाली है, और मुझसे कहें कि तू बता तेरी सर्जरी करें या ना करें, 5 साल के बच्चे को, क्या ये सही है? अगर 17.5 साल का बच्चा है, उसकी सर्जरी से पहले उससे पूछा जाए तो क्या ये सही है? है ना, पूछा जाता है मेडिकल प्रोफेशनल को। आप देखिए, अगर बच्चा 17.5 साल का, तो पहले गार्डियंस के साइन चाहिए, फिर बच्चे की भी चाहिए, बिना उसके साइन के नहीं होता। मतलब इन एनी प्रोफेशनल यू आर डिवाइडिंग adolescence into various stages। आप कहते हो कि 5 साल में बच्चा बिल्कुल डिसीजन लेने लायक नहीं है, 14-15 साल के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है। हाउ कैन यू से कि एक साल का बच्चा और एक 17.5 साल का बच्चा सेम मेंटल स्टेट रखता है? क्योंकि ये एक्ट तो ब्लैंकेट कवर लगा रहा है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो 1 साल का बच्चा और 18 साल का बच्चा दोनों अपना कॉन्सेंट नहीं दे सकते। ये सही नहीं है। instead what actually happens कि with evolving age बच्चे की मेच्योरिटी भी इवॉल्व कर जाती है। कुछ बच्चे, जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी, मैं 15 साल का था, 17.5 साल पे मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट खोल दिया था। अब अगर आप मुझे कहें कि मेरे पास 17.5 साल में ये कहने का राइट, मतलब ये डिसाइड करने का राइट नहीं था कि वेदर आई हैव सेक्सुअल कंसेंट और नॉट, बट मैं इंस्टीट्यूट खोल सकता हूं। बाय द वे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, तब जीएसटी नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट था मेरा। मतलब गवर्नमेंट मुझे 17.5 पे बिजनेस स्टार्ट करने का कंसेंट दे सकती है, बट मेरी सेक्सुअल ऑटोनॉमी का नहीं दे सकती। तो बड़ा अजीब है। हर बच्चे की इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड एंड मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है, जिसके बेसिस पे उसकी मेच्योरिटी डिसाइड होनी चाहिए, ना कि एक वाटर सेट डिवाइड ऑफ 18 ईयर। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए जब भी बात हो रोमांटिक रिलेशनशिप की, तो हमें हमेशा इवॉल्विंग कैपेसिटी, मतलब कि जो राइट टू कंसेंट है, वो थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगर 16 साल से 18 साल या 14 साल का बच्चा किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जानता है, वो उसकी चॉइस है, इट इज नॉट प्रिडेशन, तो शुड नॉट बी ट्रीटेड सिमिलर एज अ पॉक्सो प्रिडेटर, है कि नहीं? इंडिया में बहुत कम ऐसे लॉज हैं जहां इतने बेकार लॉज हैं, जहां पे आप एक क्रिमिनल और एक रोमांटिक रिलेशनशिप को सेम ट्रीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझा इवॉल्विंग कैपेसिटी? इसका मतलब मेच्योरिटी इवॉल्व होती है, वो किसी एक दिन नहीं आ जाती। आपने कहा 9 मार्च 2026 से पहले तुम में मेच्योरिटी नहीं थी, आज रात भगवान बुद्ध आएंगे, तुम्हारा साक्षात्कार करेंगे, कल सुबह से तुम मेच्योर हो जाओगे। क्या लॉजिक, कुछ समझ में नहीं आता ये बात तो। ठीक है, इट मीन द मेच्योरिटी कम्स विथ इवोल्यूशन, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। थर्ड, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, एक एक्ट है जो कि आज ही पढ़ेंगे आप 10:30 के बाद सेकंड राउंड में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उन बच्चों के लिए, उनमें 2 टाइप के बच्चे हैं, एक चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्टिव लॉ एंड द चाइल्ड नीड्स प्रोटेक्शन। मतलब सिंपल, इस एक्ट में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 16 साल से बड़ा है और वो कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, 16 से बड़ा है और कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, तो उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो ये ट्रीट किया जाएगा कि वो क्राइम कर सकता था,
आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मतलब एक एक्ट में आप कह रहे हो कि 16 साल से बड़ा क्राइम्स कर सकता है, उसको समझ सकता है, पनिशमेंट देने के लिए आप उसको 16 साल पे बड़ा मान रहे हो, और प्रोटेक्शन देने के लिए आप उसको 18 साल पे बड़ा मान रहे हो। ये कैसा लॉजिक है भाई? आपके ही लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट है। Am I right? A child above the age of 16 can be treated as an adult in case of heinous offenses, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं आज। तो a child age 16 who is willingly indulging into a sexual intercourse, उसे क्यों सजा मिले भाई? पनिशमेंट करने के लिए वो एडल्ट है। सॉरी, पनिशमेंट पाने के लिए एडल्ट है और नॉर्मली एडल्ट नहीं है। ये कैसी कहानी भाई आपकी? लॉज अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इस आर्गुमेंट वकील ने कोर्ट के सामने रखा था। ठीक है, आर्गुमेंट नंबर 4। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, जैसे कि एज कैसे डिसाइड की जाती है बच्ची की। एक केस हुआ था 2024 में कि एज कैसे डिसाइड होगी, मार्कशीट से, 10वीं 12वीं की, आधार कार्ड से। सुप्रीम कोर्ट ने मार्कशीट से, क्योंकि आधार कार्ड इज आइडेंटिटी कार्ड, नॉट एज डिटरमिनेशन कार्ड। अभी भी एक प्रॉब्लम है, किसी ने फेक डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी तो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तो एक प्रोसीजर है कि बोन का सर्वे किया जाएगा, बॉडी का सर्वे किया जाएगा, उसके बेसिस पे एज डिसाइड करेंगे। पॉक्सो में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाउ विल यू डिसाइड द एज ऑफ अ विक्टिम? इसका सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया ऑलरेडी कि जो जुवेनाइल जस्टिस में वही यहां फॉलो होगा, पर फिर भी बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है। ठीक है, तो सोलली रिलाई कर रहे हैं हम मार्कशीट के डेट पे या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको एलसी वगैरह कहते हो। एलसी के लिए हम एज डिसाइड करने के लिए पूरा डिपेंड करते हैं, उसमें कोई फेक या कुछ हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एज डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट समझिएगा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सर्वे करके ये चीज बताई कि पॉक्सो हैव बीन ग्रेवली मिसयूज्ड। हितेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये चीज कबूल की है कि नियरली 25% केसेस जो भी फाइल किए जा रहे हैं वो कास्ट बेस्ड टिल्ट की वजह से किए जा रहे हैं, रोमांटिक अडोलेसेंस रिलेशनशिप को पनिश करने के लिए किए जा रहे हैं। समझ रहे? मान लीजिए कोई बच्ची छोटी है, ऑब्वियसली जनरल यही होता है समाज में कि बच्चियां छोटी होती है, लड़का बड़ा होता है किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप। रिवर्सल कुछ केस में हो सकता है, इट्स नॉट एक्सेप्शन, बट जनरली ये होता है कि लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। अगर मान लीजिए ये हुआ और इंटरकास्ट हुआ, तो लड़की की फैमिली वाले क्या करते हैं, बदला लेने की पर्पज से लड़के पे पॉक्सो डाल देते हैं। और ये केस कितना परसेंट है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ऑल द केसेस। ये कोई छोटा नंबर नहीं, 25% ऑफ ऑल केसेस जहां पे फेक केस जस्ट एक रिवेंज पर्पस से फाइल किया जा रहा है, ना कि प्रोटेक्शन की पर्पस। फिर इसका मॉनेटरी कंपनसेशन बड़े अमाउंट में लिया जाता है कि ठीक है माफ कर देंगे, पहले तुम ये बच्चे से दूर रहना, अल्लाह 20 लाख। हाउ कैन यू ट्रीट अ चाइल्ड एज्ड 18 year 1 month for 20 years in prison just because he has sexual intercourse with his girlfriend who is 2 months younger than the same? इतनी अजीब बात है, आप सोचिए। लॉ का ये वाटर टाइट डिवीजन सही नहीं है। Am I clear? ये सारे आर्गुमेंट वकील ने प्रेजेंट किए इन दिस केस। जिस वकील को हायर करने के लिए इस बच्ची का सब कुछ बिक गया, इवन इसने लोकल साहूकार से लोन ले लिया वगैरह, इसकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। ठीक है, ये केस एक क्लासिकल केस बना इंडिया के लिए 2025 में, जिसकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया
मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन भी आज आपको करवाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। वहां आपको ये सारे आर्गुमेंट एज इट इज लिखने, सारी डॉक्ट्रिन एज इट इज लिखनी है। द इवॉल्विंग कैपेसिटी डॉक्ट्रिन, क्लोज इन एज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, मोस्टली इस एक्ट को फेक केस के लिए ज्यादातर यूज किया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। रोमियो जूलियट क्लॉज जो कि यूके में यूज किया जाता है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप को पनिश नहीं करता। ऐसे लॉज यूके में भी है, इंग्लैंड में भी। पर इंग्लैंड में जब लॉ में ये पता चलता है कि रोमियो जूलियट क्लॉज है, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो वहां पे पनिशमेंट से ज्यादा ज्यादा जरूरी है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस से रिफॉर्मेटिव जस्टिस। इसी एक्ट में ये आर्गुमेंट भी दी गई थी इसी केस में कि पॉक्सो शुड बी रिफॉर्मेटिव rather than retributive। मतलब जो पनिशमेंट बेस्ड चीज लगा के बैठे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इन फेवर आर्गुमेंट है कि एज में क्या क्या इश्यूज है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव प्रोनाउंस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इवन हाई कोर्ट हैव सिंपैथी इन दिस केस। हाई कोर्ट को भी बच्चे के साथ सिंपैथी थी, क्योंकि भाई लड़की चिल्ला चिल्ला के अपने हाथ में गोद में बच्चा लेके बोल रही है कि मेरा पति है, जो हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। फिर भी उसी के सामने उसी के पति को उसी के रेप केस में 20 साल की सजा हो जाती है। इससे अजीब और क्या हो सकता है, इजंट इट। इसीलिए इस केस में एक और ब्यूटीफुल आर्गुमेंट दिया गया कि जो आप लोग केस चला रहे हो, इट इज री ट्रॉमेटाइजिंग द विक्टिम। कहा गया कि विक्टिम ऑफेंस से, इस केस में तो ऑफेंस से गिना जाएगा, विक्टिम उस ऑफेंस से उतना ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ है जितना इस ट्रायल से हो रहा है। कोर्ट आना, बार बार अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन करना, बार बार उसी चीज को फेस करना, ये उसके लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा है, इजंट इट। और चलो सब सही है, आपने उस लड़के को जेल भेज दिया, ही वॉज अ सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली देन, सोशल कंडीशन, क्या बच्ची अकेले सर्वाइव कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा केस है। एंड व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड्स राइट, आप जिसके फादर को जेल भेज रहे हो उसके मदर के रेप केस में, मदर हरसेल्फ इज सेइंग इट इज नॉट रेप। उस बच्चे के राइट का तो कोई सोच नहीं रहा, आप खाली एक लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। इसलिए हाईकोर्ट खुद सिंपैथाइज था, पर हाईकोर्ट के हाथ बंधे होते हैं। कोर्ट्स हैव अ सिंपल थिंग, इफ देयर इज अ लॉ जो रैशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रैशनल भी है कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, यू नीड टू फॉलो द लॉ। एंड लॉ इज वेरी सिंपल, एज अंडर 18, बॉय अबव 18, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश हो गया पेनिट्रेटिव, 20 साल की सजा, कहानी खत्म। हाईकोर्ट ना चाहते हुए भी 20 साल की सजा दे सके, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल राइट नहीं होती। पर जब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, यहां पे एक बड़ी ब्यूटीफुल टर्न आया। सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको पता था कभी ऐसे केसेस आएंगे जहां लॉ खुद उसके लेटर और स्पिरिट में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ पॉक्सो? टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, ये स्पिरिट है। व्हाट इज लेटर? लेटर में जो लिखा है, लिखा यह है कि उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो इस केस में आप मुझे बताइए, इस केस में अगर पति को सजा मिल जाती है, डज लॉ प्रिवेल्ड? यस, लॉ तो प्रिवेल हुआ क्योंकि लॉ वही लिखा था, बट जस्टिस डिलीवर्ड। मतलब इस लेटर, इस लॉ का पर्पस अलग था, वो अलग रहा है। और इसी एक्सेप्शनल सिचुएशन को डील किया जाता है अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट के पास एक एब्सोल्यूट पावर है। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी जजमेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कितना भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से अपना पावर पढ़ लो, ये एक आर्टिकल पूरी दुनिया पे भारी है।
ये एक आर्टिकल चाहे तो कल सुप्रीम की ऑर्डर पास करे कि मोदी जी को इमीडिएटली जेल में बंद कर दिया जाए। क्यों? मेरी मर्जी। किस लॉ में लिखा है? मेरी मर्जी। आर्टिकल 142 gives absolute power to Supreme Court to give any judgment they want in contradiction with any law of the land. इंडिया के किसी भी लॉ के विरोध में हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे सकता है। बट व्हाई? टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये मोटिवेटेड, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है, हमने वहीं से लिया था ये। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 142 का यूज कर लिया। उसने कहा लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम इस लड़के को कन्विक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, सजा नहीं देंगे क्योंकि आई हैव आर्टिकल 142। आई एम सेइंग कि द राइट ऑफ वुमेन, द वाइफ, इज प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डिग्निटी मतलब अभी तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाज अ लीगल बैटल। अभी तक लॉ के बीच का बैटल था, पॉक्सो का ये उसका वो। सुप्रीम कोर्ट हैव लिंक्ड दैट बैटल विथ फंडामेंटल राइट। कि बहुत हो गया तुम्हारे लॉ का बैटल, ये एक्चुअली फंडामेंटल, और जहां भी फंडामेंटल राइट की बात आती है, दिस राइट प्रिवेल्स ओवर ऑल अदर लेजिस्लेशंस। ये बाकी सारे राइट पर प्रिवेल कर जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली इसीलिए कहा गया कि जब राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी ऑफ अ वुमेन की बात आ गई तो माफ कीजिएगा, आपका पॉक्सो काम नहीं करेगा। We will not punish the same guy. And to deliver complete justice, Supreme Court have said they actually ordered state to give compensation to the child. उसने कहा बच्ची के लिए एक घर बनाओ उसके गांव में, क्योंकि वो बहुत हैरान हो गई 5 सालों से। Compensation of 5 lakh rupees, rehabilitation of child, education of child, अब ये सब स्टेट करेगा क्योंकि बच्ची हैरान हुई है और वो सत्य है। उसने जहां से लोन वोन लिया था वो सब रीपेमेंट हुआ, सरकार ने पैसे दिए, उसका पति बाहर है। Does law prevailed? No. But justice delivered? Yes. तब से ये डिबेट चालू हो गई है कि ये 18 ईयर का जो वाटर सेट डिवाइड है, क्या ये सही है या नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देते हुए अपने आप को बहुत कॉशियस रखा था। सुप्रीम कोर्ट को पता था कहीं एज ऑफ कंसेंट कम ना गिन ले लोग, ये ना मान ले कि 16 साल एज ऑफ कंसेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा ये जो जजमेंट है, इट इज नॉट अ प्रेसिडेंट, मतलब इसे आधार बना के कोई और जजमेंट मत दे देना। इट इज नॉट अ प्रेसिडेंट, इट इज एन एक्सेप्शनल केस। मैं ये नहीं कहता बाकी सारी लोअर कोर्ट्स हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके सारे जजमेंट लोअर कोर्ट्स के लिए एविडेंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जजमेंट लोअर कोर्ट के लिए एविडेंस नहीं होगा, आप किसी और केस में इसको अप्लाई मत कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि अगर रोमांटिक रिलेशन तो एज कम हो जाए। मैं इस केस की सेंसिटिविटी को समझकर इसमें एक एक्सेप्शन दे रहा हूं, बट इट इज नॉट अ प्रेसिडेंस। आप देखना यूपीएससी में यही क्वेश्चन है। सो सुप्रीम कोर्ट हैव सेट अ प्रेसिडेंस दैट इन केस ऑफ रोमियो जूलियट क्लॉज द एज ऑफ कंसेंट इज 16 ईयर। क्या स्टेटमेंट सही गलत है? गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंस नहीं सेट किया है, उसने सिर्फ इस केस के लिए बात की। क्यों? क्योंकि अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट समझना, क्योंकि लॉ कमीशन रिपोर्ट 283 ये कहती है कि एज ऑफ कंसेंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू 16, ये 18 ही होना चाहिए। ठीक है, लॉ कमीशन ये कहती है, बहुत सारे विमेन राइट चिल्ड्रन राइट एक्टिविस्ट भी यही कहते हैं कि क्योंकि होगा क्या, एक डिबेट नहीं खुल जाती है फिर। ठीक है, आप 18 को कंसेंट की एज नहीं मान रहे, कौन सी एज रखे? 16। तो आप कहते हो कि 15 साल 11 महीने 29 दिन का बच्चा इमेच्योर है और 16 साल 1 दिन का बच्चा मेच्योर है, वहां भी तो प्रॉब्लम आएगी कि तो डिसाइड इन एज कोई ना कोई एक क्राइटेरिया तो रखना ही पड़ेगा। आप कोई भी डे रखोगे, उस डे पे ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि अच्छा मतलब इस दिन से पहले इमेच्योर, इस दिन के बाद मेच्योर। ये अपने आप का एक डिबेट है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं।
द बेस्ट सॉल्यूशन जो अभी तक चलता रहा है द 18 ईयर, क्योंकि सारे लॉ के साथ इन हार्मनी है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसलिए कहा गया कि 18 की एज को कम ना किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस टॉपिक एक्चुअली नीड्स अ लार्जर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। जरूरत है पार्लियामेंट रिसर्च करे और समझे। क्यों? क्योंकि इसमें एक और बड़ा ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट है, दिस लॉ डू नॉट टेक इट डू नॉट अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। आज के युग में 17 साल की बच्ची हर चीज वो समझती है जो 19 साल की बच्ची समझती है ना। सोशल रियलिटी इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। तो ये पार्लियामेंट का काम है कि आज की सोशल रियलिटी के बेस पर एक मोर इंक्लूसिव लेजिस्लेशन बनाया जाए, और हो सके तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, जिससे पनिशमेंट ना अट्रैक्ट हो। बट यहाँ पे एक और डिबेट आ जाती है, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सक्लूड करोगे तो हाउ विल यू डील विथ ग्रूमिंग। मान लीजिए कोई 25 साल का आदमी किसी 16 साल की बच्ची को बहका रहा है, चाइल्ड उसी को कहते हैं जो बहक जाए। अगर 16 साल की बच्ची को बहकाया जा रहा है, उसके बाद बच्ची कहती जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप था, इट इज नॉट एक्चुअली रोमांटिक रिलेशनशिप, ये ग्रूमिंग है। आजकल ये बहुत प्रिवेल्ड है। आजकल आप कहीं भी चले जाइए, मैरिड मैन है, अच्छे खासे सेटल्ड है, उनका इंटरेस्ट 16-17 साल की स्कूल गोइंग बच्चियों में। और 16-17 साल ऐसा एज है सर जहां पे लोगों में जनरली विमेन में एल्डर पर्सन की तरफ अट्रैक्शन आ जाता है, लाइफस्टाइल देख के। लाइक अच्छी बाइक होगी उसके पास, अच्छी हेयर स्टाइल रखता होगा, और स्कूल में जो साथ में लड़के पढ़ते हैं बेचारे वो हमारे जैसे गरीब है ना, फटे पुराने कपड़े पहन के आते होंगे, तो उनसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको उसमें आता है क्योंकि उसमें मेच्योरिटी दिखती है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ रियलिटी। इसको ही तो ग्रूमिंग कहते हैं। अब वो मैरिड है, वो वेल सेटल है, वो इस बच्चे के साथ फेक प्रोमिसेस करता है, एंड वंस ही एक्सप्लॉइट दैट चाइल्ड, छोड़ देता है, क्योंकि उसकी एक जिंदगी अलग पैरेलल चल रही है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, सब कुछ। यहां पे बच्ची अगर कोई केस होता तो बच्ची क्या कहेगी, मेरी मर्जी थी, मैं प्यार करती थी। बट क्या वो सच में प्यार था? वो ग्रूमिंग था, जहां उस बच्चे को बहकाया गया। अगर आप एज और कम कर दोगे या रोमियो जूलियट क्लॉज को एक्सेप्शन रख दोगे, तो वहां पे ग्रूमिंग के चांसेस, केसेस बढ़ते जाएंगे। फिर आप प्रेडेटरी नेचर और रोमांटिक नेचर के बीच डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सम टाइम प्रेडेटर्स आर द रोमांटिक पार्टनर्स, दे ट्रैप द गर्ल टू प्रेडेट बाय द कवर ऑफ रोमांस। ये सारे चैलेंजेस इस लॉ में आज भी है। तो यही आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट एंड द जुडिशियल जजमेंट। और हाँ, इसका एक और बेनिफिट होगा, अगर ये कर दिया गया तो कोर्ट से बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद बोले 25% केसेस रोमियो जूलियट वाले हैं, तो वो केस तो चलाने नहीं पड़ेंगे, मतलब ऑटोमेटिक पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगी, तो फायदा तो है। कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा, सोशल हार्मनी इंश्योर होगी, कास्ट के यूज करके जो यूज किया जाता है इस चीज का वो कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह केसेस। बट दिस इज ऑल अबाउट पॉक्सोस रिसेंट कंट्रोवर्सीज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले मेंस के क्वेश्चन डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 व्हाई प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन हैज आल्सो, मेरे को लाइट कर दिखने था, इनएडवर्टेबली क्रिमिनलाइज्ड अडोलसेंट कंसेंट। ठीक है ना, इनएडवर्टेबली क्रिमिनलाइज्ड अडोलसेंट कंसेंट, क्रिटिकली डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा और आपने इस टॉपिक को डिटेल में नहीं देखा है, तो आप नहीं आंसर कर पाओगे। ये रीजन था, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं फिर भी मैंने मेंस वालों को कहा कि प्लीज कम एंड अंडरस्टैंड अटेंड द लेक्चर, क्योंकि होता क्या है, मेंस के बच्चे जब बाद में देखते हैं उसको 2x पे देखते हैं, जबकि ये टॉपिक आपकी मेंटल स्टेट को बहुत काम रख के समझने वाला है, तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, बाकी याद ही नहीं रहेगा टॉपिक।
ठीक है, तो अब क्या इसका आंसर आप इजीली लिख पाओगे? जितनी डॉक्ट्रिन हमने पढ़ी वही डॉक्ट्रिन लिखना है जो जो इस केस में डिस्कस हुआ है। इसको स्टार्ट ही करना इस तरह, इन रिसेंट री डबल डॉट द right to privacy of adolescents judgment, Supreme Court have dealt with inadvertently criminalizing adolescent consent in case of POCSO Act। इस तरह क्वेश्चन को हम लिंक कर देते हैं और केस का नाम लिख के आपने एग्जामिनर को यह बता दिया, आई नो आप किससे पूछ रहे हो क्वेश्चन। अगर कभी भी ऐसा है ना रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, इमीडिएटली केस का नाम लिख दो, उससे मार्क्स डबल हो जाएंगे। कल ही एक सर डेमो में आए थे पॉलिटी में, गुजराती मीडियम में, रिव्यू बड़ा नेगेटिव आया है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उसको डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में, क्यों आया क्या आया, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। उनके कुछ स्टेटमेंट, मैंने जल्दी में लेक्चर नहीं देता, मैंने कुछ स्टेटमेंट देखे जब उन्होंने कहा कि एक्सपर्टीज लाने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू की जरूरत है, मैं थोड़ा उस चीज के खिलाफ रहता हूँ। सर ने कहा कि एक दो क्वेश्चन ही तो ऐसे पूछे जाते हैं, रिसेंट पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे, और चलो एक भी पूछा गया वही क्यों छोड़ना। और दूसरा जो एक्चुअली जो मुझे बुरा लगा, मैं लाइव किसी के बारे में नहीं बोलता, सर ने एक टर्म यूज किया कि सर हैव गिवन मी द लेक्चर लिमिटेशंस। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, आई एम वेरी क्लियर विद दैट थिंग। मैं कभी किसी भी फैकल्टी को लेक्चर लिमिटेशन, मैं खुद 100 लेक्चर है तो मैं किसको लेक्चर लिमिटेशन दूंगा। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो मैंने आपके लेक्चर से पहले मेरे और सर के बीच कभी कोई बात नहीं हुई, वी नेवर टॉक्ड, हाय हेलो भी नहीं। कल पहली बार अक्षर के सामने हम दोनों मिले थे, 2 शब्द की बात हुई थी, आप किस पोस्ट पर, सर ने अपना रैंक और पोस्ट बताया, एंड दैट्स इट। मैंने उनसे कभी कोई कम्युनिकेशन, उनसे सारी कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम हमने की थी। लकीली जब वो बात कर रहे थे मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने सर आपको कितने लेक्चर एक्सपेक्टेड हैं? सर ने कहा मुझे 25 to 30 लेक्चर एक्सपेक्टेड है। वी एज अ जेनेक्स आईएएस इंस्टीट्यूशन वी नेवर गिव एनी टारगेट टू एनी फैकल्टी। आज तक मैंने किसी फैकल्टी को कोई टारगेट नहीं, मैं कहा अनलिमिटेड लेक्चर लो, जितना तुमसे लिया जा सकता है, बस बेस्ट पढ़ाओ। आप अपने पहले आर्ग्यूमेंट में कह रहे हो सब डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहिए, दूसरे में आप ब्लेम मेरे माथे पर डालते हो कि सर ने बोला लेक्चर लिमिटेशन, तो वो मेरे को थोड़ा सही नहीं, इसलिए मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। लकीली आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, मैं बहुत सिक्योर रहता हूँ, यू कैन नॉट ब्लेम मी एवर। जब मेरी और आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई तो आप मेरे नाम को कैसे इंक्लूड कर सकते हो सर? बड़ा बुरा लगा मुझे सुन के यार, फिर मैंने रिव्यू देख लिया, मैं समझ गया कि ठीक है कोई बात नहीं, चलिए वो सब बाद में देखेंगे। तब मुझे इस चीज का बुरा लगा कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन बनते हैं बेटा तो हमें बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और आप जिस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो दिस इज क्लास 1-2 एंड यूपीएससी, यहां ऊपर ऊपर की मलाई खाने से वैसे भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इसका इंट्रो आप समझ पाए हैं। इन रिसेंट right to privacy of adolescents judgment, Supreme Court have dealt with inadvertently punishing the consent of adolescent, right, regarding POCSO Act of 2012 and given an exceptional judgment, add करना exceptional judgment which is not a precedence, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि प्रेसिडेंस नहीं, किसी और एक्ट में मत यूज कर लेना। फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, कैसे क्रिटिकल इसी डॉक्ट्रिन पे, closeness, proximity doctrine, then evolving capacity doctrine, then conflict with other acts, social versus real reality, practical versus social reality, ये सारी चीजें हमें उस आंसर में इंक्लूड कर देनी है, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस कहा गया था। The next statement, the rigid application of the 18-year threshold under POCSO Act 2018 often result in the criminalization of consensual adolescent relationship, thereby creating a conflict between statutory protection and the right to privacy. Statutory protection मतलब किसी लॉ में दिया गया प्रोटेक्शन, और राइट टू प्राइवेसी डिसीजनल राइट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ राइट टू प्राइवेसी में एक और चीज ऐड हो गया है, डिसीजनल ऑटोनॉमी, जहां पे सबके पास डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी है। इसको हमने कहां से लिया है? अगर आप याद कीजिए नवतेज सिंह जोहर जजमेंट की बात की थी हमने, LGBTQ कम्युनिटी जजमेंट, हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की थी। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियरफाई की थी, डिसीजनल ऑटोनॉमी इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। तो जब आप 18 से ज्यादा को डिसीजनल ऑटोनॉमी दे रहे हो तो 18 से कम से क्यों छीन रहे हो, है ना? तो यही है वो केस कि डिसीजनल ऑटोनॉमी जो राइट टू प्राइवेसी में है, कैसे उसमें और लीगल प्रोटेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट है। इन लाइट ऑफ रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, critically realize the need for
अ क्लोज इन एज एक्सेप्शन इन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। फिर आप बताना इसमें क्या गया है, क्लोज इन एज एक्सेप्शन क्यों होना चाहिए, आप पूरा डिस्कस कीजिए क्या क्या कंट्रोवर्सीज है, फिर उसी हिसाब से क्लोज इन एज कॉन्सेप्ट हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग देव। अरे देव है, आप मेरी बात समझ पाएंगे बेटा? इस तरह हमें इस पूरे टॉपिक का आंसर लिखना है। अब कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन डील करें। ये जो मैंने केस की बात की आपसे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, वो लाइट पड़ रहा है इसलिए। ओके, आप देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पार्लियामेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉ, children are persons below the age of 18. Yes. The act is not gender neutral and deal only with girls. No. To monitor the implementation of act, National Commission for the Protection of Child Right, बिल्कुल सही बात है, and the State Commission for Protection of Child Rights have been designated. Yes. इस एक्ट की मॉनिटरिंग कितना से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स को डेजिग्नेट किया गया है। द राइट आंसर इज 1 and 3 ऑप्शंस बी। ये सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स गो विद द टफ क्वेश्चन। न्यू यूपीएससी पैटर्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड, आप एक काम कीजिए, अगर पॉज करके इसको आंसर करने ट्राई करो, तब तक मैं आंसर देता हूं। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट अंडर प्रॉक्सो। व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसको दिखाता हूं मैं आपको। सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट क्रिएट्स अ रिवर्स ऑनस where the special court shall presume that the accused committed the offense when the protection proves the act। मैंने अभी बात की, यहां पे वही अज्यूम किया जाएगा कि जिसने अक्यूज्ड क्या है, क्रिमिनल है। एक बार ये प्रूव हो गया कि कुछ हुआ है, उसके बाद कोर्ट ऑटोमेटिक अज्यूम कर लेगी कि तुमने किया है। अब इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव कि नहीं, मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें रिवर्स ऑनस रखा गया है। ठीक है, सेक्शन 30 मैंडेट्स दैट द अक्यूज्ड, देखो सेक्शन खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। यूपीएससी डिटेल सेक्शन दे देता है जिससे बच्चा गेस वर्क कभी ना करे। ये यूपीएससी का बहुत पुराना नेचर, वो चाहता है बच्चे को पता हो रिवर्स ऑनर्स के बारे में, बट उसे लगेगा कि कॉन्फिडेंस भी चेक कर लेता हूं, तो वो सेक्शन दे देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार सेक्शन तो नहीं पता, रिस्क लेने जैसा नहीं है। ज्यादातर जब भी आपको इतना डेप्थ में सेक्शन देखे ना, समझ लो राइट है, वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लो राइट। वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, सेक्शन नहीं पूछते। सेक्शन खाली कंफ्यूज। तो आपने क्यों पूछा सर? क्योंकि मैं आपको वही टेस्ट देना चाहता हूं जो यूपीएससी देता है। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लूं, आप लोग कभी आंसर नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है सेक्शन 29 सेक्शन 30 क्या है। किसी को नहीं पता होता, सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ी एक्ट पढ़े जाते हैं, वो तो क्लैट में करवाए जाते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। अभी थोड़ी आपके लिए सेक्शन बाय सेक्शन नहीं होता, हमारे लिए कोर डॉक्ट्रिन होती है, और अगर उस कोर डॉक्ट्रिन में सेक्शन दिए गए हैं, अज्यूम दैट इज राइट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 30 mandates that accused must prove beyond reasonable doubt that they did not have the required mental state to commit the offense। ये कहता है कि अक्यूज्ड को ये प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जरूरी है कि मेरा वो मेंटल स्टेट नहीं था जिससे ऑफेंस मैं कर सकूं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इन दिस केस इज इट फॉल्स। समझना क्यों? इन नॉर्मल केसेस में हमें ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है। बट यहां ऑनस रिवर्स हो चुका है, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली प्रूव कर दो मैंने नहीं किया है तो भी चलेगा, अगर रीजनेबल डाउट है तो रहने दो, उसका फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, बट मैं चाहता हूं, पहला क्वेश्चन इजी था ना सर, तो दूसरा एक्सट्रीम टफ लेके आया हूं कि आपको वो माइन्यूट डिटेल भी पता चल जाए जो कहीं मिस ना हो। और अगर कोई कहे कि माइन्यूट डिटेल नहीं पढ़नी चाहिए, तो मुझे माफ करना, पढ़नी चाहिए। लेकिन आप पेपर बना रहे हो ना, मैं पेपर बना रहा हूं, पेपर बनाने वाला कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मेंटल स्टेट हम नहीं जानते, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट आई कैन नॉट presume my entire career on someone's mental state कि वो ये क्वेश्चन बनाएगा न वो ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछती है, ये एग्जाम ये क्वेश्चन नहीं पूछती है। आपके अब्बा जी नहीं बना रहे पेपर, हाँ,
एग्जाम कुछ भी पूछ सकती है, और ये वेरियस एग्जाम से प्रूव हो चुका है। आप प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन उठा लो, 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स का, जो जो पूछा है आप सोच भी नहीं सकते किस केस से क्या उठा के लाया है। पॉलिटिकल आई थिंक 17-18 क्वेश्चन थे, लक्ष्मीकांत से 0 था, तो कहां से पूछ रहे हैं? आपके हिसाब से तो नहीं पूछते बाहर से। पूरे क्वेश्चन किसी जजमेंट से हैं, किसी डॉक्ट्रिन से हैं, किसी प्रेसिडेंस से हैं ना। अगर पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, आपने मुझे 1 घंटे आपकी जिंदगी का दिया है, तो क्यों ना थोड़ा और देख लें कि चलो ये भी शायद आड़ा अवधा पूछ सकते हैं। यूपीएससी 2022 में पूछा था जस्ट जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी, किस बुक में लिखा है? उस साल में केस था कस्टोडियल डेथ का, इसलिए पूछ लिया। राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेशन तब तो लक्ष्मीकांत भी नहीं लिखता, तो उसके बाद लिखना चालू कर दिया जब यूपीएससी ने पूछ लिया। बुक्स यूपीएससी के पूछने के बाद इवॉल्व होती है। वी कैन नॉट फॉलो दैट ब्लाइंडली। अगर हम भी उसी को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप एग्जाम से पीछे रहते चलोगे, आप भी एग्जाम के बाद खुद को अपडेट करोगे, है ना। तो पॉक्सो से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, अब इस लेवल का जा सकता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा। मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 3, दिस presumption is applicable only to offense involving penetrative sexual assault and does not apply to sexual harassment. False. ये प्रिजम्पशन दोनों केस में अप्लाई होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में भी। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये रिसेंट जजमेंट पे है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। With reference to the recent judicial interpretation of adolescents' autonomy and right to privacy case, consider the following statement. The Supreme Court invoked doctrine of evolving capacity to stay the sentencing of offenders in consensual close in age relationship. Yes. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एज कम है तो दोनों की कैपेसिटी इवॉल्व हो रही है, दोनों की मेंटल स्टेट इवॉल्व हो रहा है, दोनों की मेच्योरिटी इवॉल्व हो रही है, तो क्रिमिनलाइज करना सही नहीं होगा। The court held that right to decisional autonomy under Article 21 can act as mitigation factor, effectively lowering the statutory age of consent to 16 in specific judicial districts. No, not effectively lowering. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट नहीं दिया, बट बाकी सब की एज नहीं घटा दी है। ये आपको मैंने इसलिए कहा था इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, यूपीएससी को चेक कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। स्टेटमेंट 3, द जजमेंट एम्फसाइज्ड दैट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन must not be converted into honor policing by the state. Yes, POCSO is a protective legislation जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, पर इसका यूज आज कास्ट बेस्ड ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, जो कि गलत है। 1 and 3 only 2 statements are. This is the toughest level question we can discuss. Along with this, I hope you learned POCSO very well. What is POCSO, how it processes, जेंडर न्यूट्रल है, एज ऑफ कंसेंट 18 है, 18 से नीचे कंसेंट मैटर नहीं करता। अगर आपसे कहा जाए कि अब करता है, फिर भी बोलना नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नहीं चेंज किया, उसने खाली एक एक्सेप्शनल जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट मैटर नहीं करता, विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों का जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इट हैज क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस जो कि पर्सन इन ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। इन एज डिफाइन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, एज डिफाइन करने का प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बोरो किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ठीक है, ये सारे चीजों को हम पॉक्सो एक्ट का नाम देते हैं। Do you guys have any question? Please ask me, either live or offline. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मुझे पूछिए, as this topic is concluded now. ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो यू कैन आस्क। तो ये अप्लाई नहीं होता सर, इसलिए मैंने कहा तब ये क्या होता है पता है, तब जो बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं, जो लॉ तोड़ते हैं, उन पे अप्लाई होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो 10:30 बजे पढ़ाऊंगा, डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दिया गया है उन बच्चों को जो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, जो क्राइम कर रहे हैं।
पॉक्सो इज प्रोटेक्टिव लॉ, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। इसको हमें लिंक करके देखना पड़ता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ, जो थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। गिव मी सम टाइम फॉर दैट। तब तक देख लेता हूं कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे या नहीं पूछना चाहे। मजा आई पढ़ने में, समझ में आया? अब यही चीज तुम लोग क्या करते, 2x पे देखते, तुम्हें लगता है तुम समझ गए, 10 मिनट के लिए याद भी रहता, और जब मैं शाम को बोलता कि बोलो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, तो लटक जाते। कुछ चीजें जब पहली बार पढ़ रहे हो, गो विथ 1x। ये ऑनलाइन 2x का जो नया क्रेज है, ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है किसी भी स्पीड को एब्जॉर्व करने की। जब आप इस मिस इंफॉर्मेशन में आ जाते हो कि आप चीजों को एब्जॉर्व करो, तो यू आर रॉन्ग। आपके ब्रेन को हर चीज को प्रोसेस करके परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने में थोड़ा बहुत समय लगता है, क्योंकि 2x स्पीड नहीं दे पाती। तो कभी भी कोई भी चीज पहली बार पढ़ रहे हो जिसमें समझना है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, भले डबल टाइम लगे, गो विथ 1x। आराम से चीजों को पढ़ो, समझो, इंटरप्रेट करो, लिखो। तो एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन के लिए यू कैन यूज 2x। बात डायलेमा ये है सर कि सभी चीज 2x पे ही देखी जा रही है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, सब 2x पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विल हैव अ गुड ब्रेक एंड विल कम बैक एट 10:30 फॉर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई डाउट नहीं दिख रहा, अगर किसी को कोई डाउट रहे बेटा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में बता देना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। जनरली मेरे लेक्चर का कमेंट पूरा खाली रहता है, इसलिए आप लेक्चर के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल एड्रेस दैट, ठीक है। और इसकी पीपीटी आप लोग को मिल जाएगी जेनेक्स आईएएस टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि क्वेश्चन टफ है, जो डॉक्ट्रिन आपने नोट्स बनाई नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं डोंट वरी, ये पूरा आपको, ये और जो बोर्ड वर्क है दोनों का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा जेनेक्स आईएएस में। अगर आप नहीं ज्वाइन किया कर सकते हैं, या आई विल डू दैट कि आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, दोनों जगह डाल देंगे। जिन बच्चों को करना है, मेरे पास शायद वो फोटो नहीं है टेलीग्राम वाला जिसमें वो लिंक विंक सब दी हुई है, इसी चैनल के लास्ट में लिंक दी हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको साफ पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, सारे सेक्शन बाय सेक्शन लिखे हुए हैं, किसी काम के नहीं, सब रट्टा मत मारना, है ना। टेलीग्राम जेनेक्स आईएएस, इंस्टाग्राम जेनेक्स.is, कॉन्टैक्ट इस पे, यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।